जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट पॉइंट SRP में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप जो पढ़ने वाले हैं ये 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका इतिहास का पहला चैप्टर ये किस क्लास के लिए है बच्चा? तो क्लास 10th के लिए है, घबराइएगा मत। क्लास 10th के बच्चों के लिए इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी यूरोप में राष्ट्रवाद के क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार पूछ रहा है, जो पूछने की संभावना है, इसमें वही पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का कारण। फ्रांसीसी क्रांति का कारण, ठीक है बच्चों, 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण, ये पहला क्वेश्चन है। और आप लोग कॉपी बनाए होंगे तो आप लोग क्या करना, लिखना स्टार्ट करना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के, लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। प्यारे बच्चों, 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति यानी राष्ट्रवाद का जनक किस क्रांति को माना जाता है? तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, अगर आप साइड में लिखना चाहें तो लिख लेंगे राष्ट्रवाद का जनक, राष्ट्रवाद का जनक फ्रांसीसी क्रांति को ही माना जाता है। कौन सी फ्रांसीसी क्रांति भैया? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों को माना जाता है कि उसमें सामाजिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, ठीक है, आदि कारणों को माना जाता है। अब क्या होता है कि 1789 ईस्वी के समय, 1789 ईस्वी के समय फ्रांस का जो राजा हुआ करता था, फ्रांस का शासक कौन था बच्चा? तो ध्यान दो, फ्रांस का शासक लुई 16वां, ठीक है बच्चों, लुई 16वां था। अब ध्यान दो, लुई 16वां जो है एक निरंकुशवादी शासक था। निरंकुशवादी का मतलब होता है वैसा शासक जो जिस पर कोई अंकुश ना हो, वैसा शासक जिस पे कोई रोक टोक ना हो, जो अपने मन का काम करे, ठीक है, जनता के पक्ष में कोई काम ना करे, उसी को क्या कहते हैं? निरंकुशवादी। ठीक है, निरंकुशवादी का मतलब जिस शासक पर कोई अंकुश ना हो। यानी कि 1789 ईस्वी के समय जो फ्रांस का शासक था लुई 16वां था, जो कि निरंकुशवादी शासक था। अभी आपको बताएं, निरंकुश का मतलब होता है जिस शासक पर कोई अंकुश ना हो, उसे निरंकुश कहते हैं। ठीक है, निरंकुशवादी शासक था, निरंकुशवादी शासक था। अब ध्यान दो, निरंकुशवादी शासक था। अब इसके समय में क्या था, कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है,
ये कहता था कि कुलीन वर्गों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, पादरी वर्गों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब टैक्स लिया जाएगा तो किससे लिया जाएगा? तो टैक्स लिया जाएगा आम जनता से, टैक्स लिया जाएगा मध्यम वर्ग से, टैक्स लिया जाएगा सर्वहारा वर्ग से। आपको मध्यम वर्ग पढ़ाए थे। मध्यम वर्ग कौन होता है? तो देखो, समाज का ऐसा वर्ग जो अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करता है? छोटे छोटे काम धंधों को करके अपना जीवन यापन करता है। ठीक है। सर्वहारा वर्ग क्या होता है भैया? तो सर्वहारा वर्ग वही होता है जो छोटे, जिसमें गरीब मजदूर किसान शामिल होते हैं, वो भी छोटे छोटे। ठीक है, छोटे किसान, छोटे मजदूर। ये नहीं कि बड़का ठेकेदार हो गया और बड़का ठेकेदार के पास पैसा आ रहा है, वैसा नहीं। सर्वहारा का वर्ग का मतलब होता है जो सभी जगह से हारा हो। ठीक है, सर्वहारा वर्ग यानी समाज के ऐसा वर्ग जिसमें गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? सर्वहारा वर्ग। अब ध्यान दो, ये निरंकुशवादी शासक लुई 16वां का कहना था, देखो, कि भैया कुलीन वर्ग के लोगों से, कुलीन वर्ग के लोगों से क्या भैया? टैक्स नहीं लेना है। पादरी वर्ग के लोगों से भैया टैक्स नहीं लेना है। अब ध्यान दो, कुलीन एवं पादरी वर्ग के से टैक्स नहीं लिया जाएगा तो किससे लिया जाएगा? तो आम जनता से लिया जाएगा। तो आम जनता से लिया जाएगा बच्चों। तो बताओ, आम जनता विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा? अब विद्रोह करेगा। अब बताओ भैया, क्रांति का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सफल विद्रोह, एक ऐसा सफल विद्रोह जिसके फलस्वरूप कोई परिवर्तन आया हो। ध्यान दो, एक ऐसा सफल विद्रोह, एक ऐसा सफल विद्रोह जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो भैया? तो कुछ न कुछ परिवर्तन आया हो। प्यारे बच्चों, 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति में सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण। भैया क्यों भैया? गरीब से आप टैक्स लोगे तो उसका आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। ठीक है। राजनीतिक भी कारण को माना जाता है। ठीक है। 1789 ईस्वी के फ्रांस के क्रांति के समय फ्रांस का राजा जो था, फ्रांस का शासक था, लुई 16वां था, जो कि क्या था भाई? निरंकुशवादी शासक था, जिसके समय ध्यान दो बच्चों, जिसके समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ठीक है बच्चों, जिसके समय क्या था? भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ठीक है प्यारे साथियों। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे, जिसके समय क्या था? भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब क्या होता है कि अब इसके समय क्या होता था, यहां पर अभी बताएं। इसके समय कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों की स्थिति, पादरी वर्ग के लोगों की स्थिति क्या थी भैया? लोगों की स्थिति भाई देखो, इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि ये राजा के दरबार में ही रहते थे। कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोग राजा से जुड़े हुए थे। ठीक है। और वो ऐसा राजा था जो बढ़िया आदमी को तो जोड़ लेता है और गरीब का कोई नहीं होता है, गरीब का कोई नहीं होता है प्यारे साथियों। इसीलिए आपके मम्मी पापा, देखिए, मम्मी पापा आपके पढ़े लिखे नहीं है, आपके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि हम जिस अवस्था में है, हम जिस स्थिति में है, हमारा बच्चा वैसा स्थिति ना झेले। इसीलिए आप मन लगा के पढ़ लीजिए। आपको टाइम मिला है दोस्त पढ़ने का, तो पढ़ लीजिए। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा मौका नहीं होता है कि उन लोगों को पढ़ने का मौका मिले। ठीक है। आपको टाइम मिला है, आपको मौका मिला है, तो मौका का फायदा उठाइए और चौका मार दीजिए। यही तो होता है असली स्टूडेंट का निशानी। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान देंगे। इसके समय क्या था? इसके समय कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों की स्थिति क्या थी बच्चों? पादरी वर्ग के लोगों की स्थिति अच्छी थी, स्थिति अच्छी थी। ध्यान दो, जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। ठीक है।
तो इसके समय कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों की स्थिति अच्छी थी। क्या थी बच्चों? अच्छी थी। ठीक है, इसके समय कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों की स्थिति क्या थी बच्चों? अच्छी थी। अच्छा, किसका खराब होगा भैया? सर्वहारा वर्ग के लोगों की स्थिति, सर्वहारा वर्ग के लोगों की स्थिति क्या थी बच्चों? सर्वहारा वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी। सर्वहारा वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी। ठीक है, सर्वहारा वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी। चलिए, दयनीय थी। अब ध्यान दो, अभी आपको बताया कि 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है, इसीलिए आप अपने दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा के जहां जहां सेट करना है कर लो। ठीक है, तो 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, ऐसे भी लिख सकते हो, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। ठीक है, 1789 ईस्वी के समय जो फ्रांस का राजा था, फ्रांस का शासक था, वो लुई 16वां था। और लुई 16वां जो था, लुई 16वां एक निरंकुशवादी शासक था। निरंकुशवादी का मतलब क्या होता है भैया? अभी आपको बताएं, जिस शासक पर कोई भी अंकुश ना हो। अंकुश का मतलब है रोक टोक। ठीक है, अब ऐसा शासक जिस पे कोई रोक टोक ना हो उसे क्या कहते हैं? निरंकुशवादी। अब ध्यान दो, जिसके समय क्या था? भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसमें क्या था? कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन सर्वहारा वर्ग के लोगों की स्थिति क्या थी बच्चों? दयनीय थी। क्या थी? दयनीय थी। अब ध्यान दो, इसके आगे लिख लेना, इस क्रांति को वाल्टेयर रूसो तथा एक और है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। क्या किया बच्चों? ने आगे बढ़ाया। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को बताएं तो आप लोग लिखेंगे 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों को माना जाता है। 1789 ईस्वी के समय जो फ्रांस का राजा था वो क्या था भैया? लुई 16वां था, जो कि निरंकुशवादी शासक था, जिसके समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जिसके समय क्या था? भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अच्छा, कुलीन एवं पादरी वर्गों के लिए, कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन क्या था भैया? तो सर्वहारा वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी। इस क्रांति को किसने आगे बढ़ाया? वाल्टेयर रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। ये हुआ आपका 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलिए अब ध्यान देंगे, अब कौन सा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्यारे बच्चों, गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी के बारे में आप जानोगे तो जान लीजिए। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में कहाँ हुआ था बच्चों? बता दो। नीस नामक नगर में हुआ था। नीस नामक नगर में हुआ था। नीस नामक नगर में हुआ था। ठीक है, गैरीबाल्डी अब ध्यान दो, प्रारंभ में जो गैरीबाल्डी था, गैरीबाल्डी प्रारंभ में क्या था बच्चों? पेशे से, प्रारंभ में पेशे से, पेशा का मतलब काम धंधा। ठीक है, पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी प्रारंभ में पेशे से नाविक था। अब ध्यान दो, गैरीबाल्डी दो छोटे छोटे राज्यों पे क्या करता है? आक्रमण करता है। एक सिसिली, एक नाम है नेपल्स।
ठीक है। सिसिली और नेपल्स पर गैरिबाल्डी क्या करता है, आक्रमण करता है। क्या करता है चला, आक्रमण करता है। और आक्रमण जब करता है तो गैरिबाल्डी जब आक्रमण करता है तो इस आक्रमण में वो क्या होता है भैया, जीत जाता है। क्या हो जाता है, जीत जाता है। ठीक है, तो ध्यान दो, गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके उस पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, मतलब जीत जाता है। ठीक है, उसके पहले क्या होता था, गैरिबाल्डी से पहले सिसिली और नेपल्स पर एक व्यक्ति था, वो आक्रमण करता रहता था लेकिन हार जाता था। गैरिबाल्डी से पहले कौन था, विक्टर इमैनुएल। विक्टर इमैनुएल नाम का व्यक्ति, विक्टर इमैनुएल, ध्यान दो, ये शासन करना चाहता था इस पे, यानी कि इस पे आक्रमण करता रहता था, अटैक करता रहता था, लेकिन भैया हार जाता था। ठीक है, अब ध्यान दो, सिसिली एवं नेपल्स के लोगों को आशंका हो गई, शंका क्या हो गई कि कहीं इन दोनों में टकराहट ना हो जाए। और लेकिन जानता है चला, ऐसा हो भी नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है। गैरिबाल्डी क्या करता है भैया, जीते हुए प्रदेश को विक्टर इमैनुएल के हाथ में दे देता है और स्वयं क्या करना चालू कर देता है, स्वयं कृषि कार्य प्रारंभ कर देता है। तो लिखेंगे गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। अच्छा, गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी, या लिखेंगे यह सिसिली एवं नेपल्स पर आक्रमण करके कब्जा कर लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब गैरिबाल्डी क्या करता है, सिसिली एवं नेपल्स पर आक्रमण करता है, आक्रमण करके वो उस पे जीत हासिल कर पाता है। और जब जीत हासिल कर पाता है यानी उस पे उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना चला, इस दोनों पर विक्टर इमैनुएल शासन करना चाहता था। बहुत बार ट्राई किया, आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं लेकिन आप कहने में शर्मा रहे हैं, तब से क्या हुआ कि दूसरा आके उनको ले गया, यानी दूसरा प्रेम कर लिया। तो क्या होता है ना कि कुछ बार बार हार भी जाते हैं, इग्नोर कर रहा है, तो उससे दूरी बनाएंगे, समझेंगे बच्चों। तो सिसिली एवं नेपल्स पर क्या करता है, आक्रमण करता है, आक्रमण करके इस पे क्या कर लेगा, कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अब ध्यान दो, इसके पहले विक्टर इमैनुएल नाम का एक शासक था जो शासन करना चाहता था इस पर। अब हमेशा शासन करना चाहता है भाई, आप पढ़ते हो और बार बार फेल होते हो, होता है ना ऐसा, मतलब कंपटीशन लाइन में होता है ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप मन से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, एक ही बार में पास हो जाओगे प्यारे बच्चों। और अच्छा नंबर लाने की कोशिश करो, हमेशा 450 का टारगेट लेके चलो। अगर आप बढ़िया पढ़ने में हो जाओगे, आपको कॉलेज भी बढ़िया मिलेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने माता पिता के नाम को सदैव ऊंचा रखो, अपने माता पिता के नाम को सदैव ऊंचा रखो। ठीक है, और सदैव ऊंचा रखने के लिए आप हर एक जगह अच्छे अनुशासन ढंग से अनुशासित होकर क्या करो भैया, उस चीज को करो, उस काम को करो। तब आप क्या प्यारे बच्चों, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या सिखाया गया कि गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करता था, लेकिन अब ध्यान दो, गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और आक्रमण करके एक के बार में जीत गया। क्यों? क्योंकि ये बढ़िया से काम कर लिया, मतलब सुव्यवस्थित ढंग से क्या किया, लड़ाई किया, आक्रमण किया, तबे ना जीत गया है। अभी विक्टर इमैनुएल था, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं करता था काम, तबे ना हार जा रहा है। बोलो, एगो होता है कि कोई बढ़िया से पढ़ाई का दिखावा करता है, पढ़ाई का दिखावा करने से नहीं होगा, पढ़ाई का दिखावा करने से नहीं होता है बच्चों। एक होता है कि 4 घंटा पढ़ता है, 4 घंटा पढ़ के बढ़िया नंबर ला दिया। एक होता है पढ़ाई का दिखावा करा, बैठ गया, मम्मी पापा आए हैं, बैठ गया किताब लेकर, वैसे नहीं होगा।
आप दिखावे के दुनिया से दूर हो जाइए, आप बढ़िया आगे करोगे, आगे आपके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, यह सिसिली अब नेपल्स पर आक्रमण करके क्या कर लेता है, कब्जा। कौन भैया, तो गैरिबाल्डी। इसके पहले इसके पहले विक्टर इमैनुअल शासन करना। देखो, विक्टर इमैनुअल इस पर आक्रमण करता रहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके पहले क्या होता था कि विक्टर इमैनुअल जो है इस पर आक्रमण करता था, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। अब ध्यान दो, अब लोगों को क्या हो गया, आशंका हो गई। लोगों को आशंका थी कि कहीं दोनों में टकराहट ना हो जाए, ठीक है, कहीं दोनों में टकराहट ना हो जाए। कह बच्चों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। गैरिबाल्डी क्या करता है, जो प्रदेश पे उसने जीत हासिल की थी उसको किसके हाथों में सौंप देता है, विक्टर इमैनुअल के हाथों में सौंप देता है, और स्वयं क्या करना चालू कर देता है, किसान बन जाता है, यानी कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके आगे लिख लेना कि लोगों को आशंका थी कि कहीं दोनों में टकराहट ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गैरिबाल्डी जीते हुए प्रदेश को क्या कर देता है, विक्टर इमैनुअल के हाथों में सौंप देता है, सौंप देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बताइए कि किसको नहीं समझ में आया। सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आ गया तो एक बार ध्यान दो। गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। गैरिबाल्डी प्रारंभ में पेशे से नाविक था। यह सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके कब्जा कर लेता है। ठीक है, और इसके पहले क्या था, विक्टर इमैनुअल नामक शासक जो था इस पे आक्रमण करता रहा, लेकिन असफल रहता था, हमेशा असफल रहा। लोगों में आशंका थी कि भैया कहीं दोनों में टकराहट ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गैरिबाल्डी क्या होता है, जीते हुए प्रदेश को विक्टर इमैनुअल के हाथों में सौंप देता, कहता है लो भाई, ले लो, और मैं अब चला कृषि कार्य करने। चलिए बताइए, समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो लाइक करना ना भूले प्यार बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। अब आया है क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। तो प्यारे बच्चों, जर्मनी के एकीकरण में क्या थी, निम्नलिखित बाधाएं थी। आप लोगों को लिखना है जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। ठीक है, निम्नलिखित बाधाएं थी। ठीक है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला क्या था, पहला बाधा था कि भैया 300 छोटे छोटे राज्यों में जर्मनी बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों का विखंडन था। ठीक है, राज्यों का विखंडन था। अब बताओ, 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन है तो भैया बाधा तो आएगी कि नहीं आएगी। दूसरा क्या है, दूसरा है भैया कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। तीसरा, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था, कौन था, मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख का होना। ठीक है प्यारे बच्चों,
चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आज राष्ट्रवाद का क्या था, राष्ट्रवाद का अभाव, राष्ट्रवाद का अभाव। पांचवा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पांचवा जो क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का अभाव था, एकता अखंडता की कमी, लोगों में एकता की कमी थी, एकता की कमी, ऐसे राष्ट्रवाद का अभाव लिख दिए तो ठीक है, एकता की कमी थी। ठीक है, अब ध्यान दो कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में लगातार पूछा है, तो आप ध्यान देंगे 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन था, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। अब ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, चला मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। मेटरनिक कौन था, मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका कहना था किसी भी राष्ट्र में शासन कर लो लेकिन जनता की भलाई मत करो। अब लेकिन जनता की भलाई मत करो तो राष्ट्र, अब फिर यहाँ पे क्या था, लोगों में जो अपने देश के प्रति प्रेम होता है, ऐसा प्रेम नहीं था, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम अपना विकास करेंगे। ठीक है, अब हमारे देश में क्या हो रहा है भैया, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमसे मतलब नहीं होता है, तो हमको क्या कहेगा, भाई तुम राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं है, तुम राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं है। अब भाई जो लोग देश से प्रेम नहीं करेंगे, जो लोग देश से लगाव नहीं रखेंगे, वो राष्ट्रवादी व्यक्ति कैसे हो जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, अब ध्यान दो, फिर उसके बाद एकता और अखंडता की कमी थी। यहाँ पे लोगों को एकता नहीं था, लोग मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते थे। तो बताओ अभाव है कि नहीं है, तो आप एग्जाम में इसको लिख दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सटीक आंसर है, सटीक आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका बताएं। तो प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया स्वयं बड़ा बाधक था, लिखेंगे इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया स्वयं बड़ा बाधक था। बाधक था। अब भाई बड़ा बाधक था कैसे, तो यहाँ का जो चांसलर था, यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, चला। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। अब ध्यान दो, इटली के एकीकरण में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया स्वयं बड़ा बाधक था, सबसे बड़ा बाधक माना जाता है। इटली के एकीकरण में किस देश को सबसे बड़ा बाधक माना जाता है, तो ऑस्ट्रिया को। क्यों माना जाता है भाई, तो ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो चांसलर था, जो चांसलर का मतलब शासक, यहाँ का जो चांसलर था मेटरनिक था। और मेटरनिक का क्या कहना था, अभी बताएं हम आपको, मेटरनिक का कहना था कि किसी भी राष्ट्र में शासन कर लो लेकिन जनता की भलाई मत करो, लेकिन जनता की भलाई मत करो। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, जिसका कहना था कि किसी भी राष्ट्र में शासन करो लेकिन जनता की भलाई मत करो, लेकिन जनता की भलाई मत करो। जैसे ही मेटरनिक का पतन हो जाता है, जैसे ही मेटरनिक का पतन हो जाता है, ठीक है, जैसे ही मेटरनिक का पतन हो जाता है, ऑस्ट्रिया का एकीकरण का द्वार जो होता है खुल जाता है। जैसे मेटरनिक का पतन हो जाता है, इटली का एकीकरण आसान हो जाता है,
आसान हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताओ ये बाधक हुआ कि नहीं हुआ? आप इसको लिख देखें, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर, क्योंकि यहाँ पे लिख लो, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर भैया मेटरनिक था। मेटरनिक का कहना था कि किसी भी राष्ट्र में शासन करो लेकिन जनता की भलाई मत करो। जैसे ही मेटरनिक भाग जाता है, पतन हो जाता है उसका, वैसे ही ऑस्ट्रिया का एकीकरण करना संभव हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आज का जो कंसेप्ट है, आज का जो क्वेश्चन है, आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, आप लोग लिख लिए होंगे। प्यारे बच्चों, जब वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट में बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो, ताकि मेरा मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन बना रहे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो जब आपको अच्छा लगता है ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो एक लाइक का बटन होता है, लाइक, तो उसको दबा दीजिए। ठीक है, और नहीं पसंद आएगा ना तो आप डिसलाइक भी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।